नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और सबसे पहले आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी के एक वीडियो ने मचाई सियासी खलबली। 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी। पहले 2 घंटे में सबसे अधिक त्रिपुरा और सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग। 15 करोड़ से अधिक मतदाता 1202 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। गजेंद्र सिंह शेखावत, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 पूर्व CM सहित 3 फिल्मी सितारे हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी की किस्मत भी EVM में होगी बंद। विपक्ष के कई दिग्गज चेहरे भी चुनावी रण में। राहुल गांधी, शशि थरूर, KC वेणुगोपाल, TK सुरेश, दानिश अली समेत पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल, बिहार और यूपी में आज रैलियां। अमित शाह MP छत्तीसगढ़ में और जेपी नड्डा कर्नाटक में संभालेंगे प्रचार की कमान। 5वें चरण के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची। सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दिव्य हुड्डा को मिला टिकट। और अब शुरुआत कर रहे हैं मतदान के बीच एक सियासी तूफान से। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, किस तरीके से बयान के बाद जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। मतदान के बीच सियासी तूफान कहीं ना कहीं एक बयान के बाद से जो वीडियो जारी किया गया है उस पर नजर आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है इस बयान को लेकर। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वीडियो जारी किया गया है। 2009 का ये वीडियो है। अप्रैल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुस्लिमों के पक्ष में दिया गया जो बयान है उसका वीडियो जारी किया गया है और जिसमें देश के संसाधनों पर मुस्लिमों को तरजीह देने की बात सीधे तौर पर देखी जा सकती है। और इसी बीच कहीं ना कहीं आज मतदान के बीच सियासी तूफान जो है, घमासान जो है वो मचता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और भाजपा ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये स्पष्ट दावा उनके पिछले बयान पर कांग्रेस की अफवाह और स्पष्टीकरण को ध्वस्त कर देता है। यह हमारे दावे का समर्थन करता है कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है। ये आरक्षण से लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। तो इस वीडियो को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पर और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से लगातार जब अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति की बात कही जा रही है, कैसे एक रुझान जो है विशेष वर्ग की ओर नजर आता है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने भी अपना बयान यहाँ दिया था। और खासतौर से अप्रैल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, मुस्लिमों के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था और कहीं उसमें उस बयान की अगर बात करें तो देश के संसाधनों पर मुस्लिमों को तरजीह देने की बात कही गई थी। और इसी वीडियो की वजह से आज जो दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है, इस बीच कहीं ना कहीं सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कांग्रेस लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, अपने ही बयानों पर फंसती हुई नजर आती है। और अब जो वीडियो जारी किया गया है अप्रैल 2009 का डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसमें वो मुस्लिम पक्ष की तरफ किस तरीके से उनको तरजीह देने की बात कर रहे थे, देश के संसाधनों पर जो पहला हक है वो मुस्लिम पक्ष
के फेवर में जाने की बात उन्होंने कही और उसी को लेकर लगातार आज हम देख पा रहे हैं। अब से पहले भी हालांकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं इस बात को सामने रख चुके हैं, लेकिन आज इस बात को रखा है। और खासतौर से अगर देखा जाए तो ये जो बात है क्या कुछ हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो वीडियो जारी किया गया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था और उसके बाद जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा था, ये दोनों बयान आपको हम सुनाएंगे। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो ये वीडियो देखा आपने 2009 का, जो यहाँ 2009 की मनमोहन सिंह की बात। और अब आइए देखते हैं कि आखिर 2006 में अगर हम बात करते हैं तो तब भी किस तरीके से तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने किस तरीके की बातें कही थी। सच्चर कमेटी की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस बयान के बाद हमने देखा कि जो बीजेपी है किस तरीके से हमलावर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए जेपी नड्डा। और खासतौर से इस पूरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था राजस्थान के बांसवाड़ा में। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। तो न सिर्फ बांसवाड़ा में बल्कि अलग अलग रैलियों में भी प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। क्या कुछ अलग अलग रैलियों में प्रधानमंत्री ने कहा था, आइए वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक
बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। तो सुना आपने प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अलग अलग रैलियों में इस मुद्दे को उठाया है और इसके मुद्दे की जो गंभीरता है वो अब कहीं ना कहीं बाहर निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर जब हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, कैसे ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे की जो गंभीरता है उसको समझना होगा, कैसे हर एक आम जन जो है वो इससे जुड़ जाता है। लेकिन एक दल जो लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकता है सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर, और एक दल जो कि पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। और इस पर अब आइए रुक कर लेते हैं। प्रफुल्ल केतकर जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अशोक श्रीवास्तव जी और प्रमोद मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहले प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से देखा जाए ये जो अब कहीं ना कहीं मुद्दा जो है अभी तक हम मान सकते हैं कि थोड़ा पीछे था, लेकिन अब जैसे ही एक आगे निकल कर सामने आया है तो कांग्रेस की जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं एक आईने के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि अब जनता जो है वो भी जान रही है कि कांग्रेस की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। नहीं, कहीं ना कहीं तो ये 2009-10 जब एक तरह से हिंदू टेरर, सैफरन टेरर का मुद्दा जब कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी, उसी समय से कांग्रेस इस पर डिफेंसिव में थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को कांग्रेस के मैनिफेस्टो का संदर्भ देकर उठाने का प्रयास किया, और कांग्रेस जिस तरह से जस्टिफिकेशन उसका दे रही थी कि इसका मतलब ये नहीं था, इसमें ये भी थे, पिछड़े सारे लोग थे, उसमें अब जब ये वीडियो आने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह की रणनीति अपनाई है इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की, क्योंकि लगभग 17-18 बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी ये शब्द आया है, पर्सनल लॉज ये शब्द आया है, चॉइसेस की बात करते करते उन्होंने फूड, क्लोथिंग, लेकिन उसमें पर्सनल लॉज भी जोड़ दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ आप स्त्री पुरुष समानता की भी बात करते हो, दूसरी तरफ पर्सनल लॉज कायम रहेंगे इसकी भी बात करते हो, आप फ्री स्पीच की बात करते हो, फ्री स्पीच में कोई भी बंधन ना रहे इसकी बात करते। तो फ्री स्पीच पर बंधन किसने डाला था? पहला अमेंडमेंट भारत के संविधान में जो लाया वो कांग्रेस ने लाया था, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आए थे जी। तो ये बहुत सारे, मुझे लगता है अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े होंगे, और लेकिन कम से कम ये अच्छा है कि चुनाव में मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, उस पर एक चर्चा शुरू हुई है। और लेकिन इसमें खराब बात यह है कि जो विकसित भारत 2047 का एजेंडा, उसका रोड मैप, इस पर जो डिस्कशन होना चाहिए था, कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो के कारण मुझे लगता है कि ये फिर से एक धार्मिक पहचान के पर रुक गया है। बिल्कुल, और खासतौर से अशोक जी, अगर जिस तरीके से प्रफुल्ल जी कह रहे हैं तो शायद भारत की बात या भारत के हित की बात तो कांग्रेस ने कभी की ही नहीं है। देखिए, सवाल भारत के हित की और सवाल भारत के अहित का से अलग हटकर मैं एक पर्सपेक्टिव रखता हूं जी। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जो है जो करना चाह रही है उसको छुपा रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा क्लैरिटी के साथ जनता के बीच रखना चाहिए। उसकी क्या सोच है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसका आइडिया ऑफ इंडिया है, वो खुलकर रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के साथ हो क्या रहा है, कांग्रेस जो है वो करना कुछ चाह रही है लेकिन उसको छुपाना भी चाह रही है। अब जैसे देखिए, कांग्रेस अयोध्या की जब बात होती है, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। उसके पीछे एक बड़ा सोच जो है, बड़ी सोची समझी जो सोच थी, वो ये थी कि कांग्रेस को लग रहा था कि उसका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उससे छिटक ना जाए, इसलिए उसने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को उसने ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद कांग्रेस के अंदर से जो आवाजें थी वो उठी। उसके बाद दूसरा देखिए कि कांग्रेस को लगा कि इससे हिंदू नाराज ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा एक पॉलिसी रही है, तो कांग्रेस को लगा हिंदू जो है कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेट ना हो जाए। कांग्रेस ने वायनाड के अंदर जब राहुल गांधी पर्चा दाखिल करने गए तो उसने मुस्लिम लीग के सदस्यों को, वो मुस्लिम लीग जिसको राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर कहा था कि मुस्लिम लीग जो है
वो पूरी तरह से एक सेकुलर पार्टी है। वो मुस्लिम लीग जिसके कार्यकर्ता सड़क पर ये नारा लगाते हुए वीडियो पर देखे गए थे, जिन्होंने कहा था कि फलाना धर्म के लोगों को हम मारकर मंदिर के बाहर लटका देंगे, तो वो जो है वो मुस्लिम लीग को वो कहते हैं सेकुलर है। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि जब राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल करने जाएं तो फिर वो हरे झंडे लेकर, मुस्लिम लीग के झंडे लेकर ना आए। तो इस बार कांग्रेस ने बड़े एफर्ट के साथ उन झंडों को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी मुस्लिम अपीजमेंट है, कांग्रेस का बैकग्राउंड भी है, लेकिन कांग्रेस हिंदू वोट को एक तरह के धोखे में रखना चाहती थी, इसलिए ये कोशिश की गई। याद कीजिए जब पिछली बार वायनाड में राहुल गांधी जब पर्चा दाखिल करने गए थे, तो उनके पूरे उनके कार्यकर्ताओं और पूरे समूह में वहां पर मुस्लिम लीग के झंडे दिख रहे थे। ये एक बड़ा मुद्दा बना था। फ्लैग पॉलिटिक्स जो है वो निकलकर सामने आई थी। बिल्कुल जी, वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, करना चाहती है, मुसलमानों को ओबीसी के हक देना चाहती है, लेकिन वो फिलहाल चुनाव तक ये दिखाना नहीं चाहती। ऐसे में जब कांग्रेस के पुराने बयान और ऐसे में जब इस पर डिबेट होती है तो कांग्रेस इस पर घिरती जा रही है। तो कांग्रेस को अब बड़ी क्लैरिटी के साथ भी साफ करना पड़ेगा उसकी मंशा क्या है। क्या उसकी मंशा ओबीसी का वोट काट करके देने की है? और अगर कांग्रेस अब बयान सिर्फ देगी तो उससे बात नहीं चलेगा, क्योंकि उसका घोषणा पत्र साफ कह रहा है, उसके पुराने बयान साफ कह रहे हैं, उसका पुराना घोषणा पत्र कह रहा है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर गई है और मुझे लगता है जनता चुनाव के बीच क्लैरिटी चाहती है। वो क्लैरिटी अब धीरे धीरे हो रही है कि कांग्रेस किस दिशा में सोच रही है, किस दिशा में बढ़ना चाह रही है, और विकल्प कांग्रेस क्या देना चाह रही है। जी विनोद जी, स्पष्टता की अगर बात की जाए तो शायद कांग्रेस अभी तक वो नहीं दे पाई है जो भी बयान देती है उसको लेकर, लेकिन सच्चाई जो है वो छिपाए नहीं छिपती, और शायद वही सच्चाई जो है अब जनता भी जान रही है। और जब मौका चुनाव का है तो कहीं ना कहीं इनका असर जो है वो हमें चुनाव पर भी सीधे तौर पर नजर आएगा। सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि आज का जो सेकंड फेज का चुनाव है उसमें लोग घरों से निकल रहे हैं, और लोग घरों से निकल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देखिए कि अभी 9 बजे तक में 12 से लेके 15-18% तक पोलिंग है जी, और पोलिंग टर्नआउट है, तो ये अच्छी खबर है। आप भी शायद वोट करके आ चुके हैं, लोकतंत्र के लिए भी हाँ, वो भी जा चुके हैं कई जगह पे। तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला जनता के पास में है। आज जनादेश जो है वो जनता के पास में है। जनता के पास में एक क्लियर पिक्चर, जो अशोक जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक अपना एजेंडा क्लियर रखना चाहिए। किसी भी पार्टी में को जनता का के सामने में एक गुमराह करने वाली चीजें और उस चीजों को सामने में रख के आप बोलते कुछ है और करते कुछ है, वो चीजें को कम से कम साफ होनी चाहिए। इस मामले में आप कह सकते हैं कि बीजेपी, जैसे अभी केलकर जी कह रहे थे कि अब ये देखिए कि बीजेपी ने जो कहा सो किया, अगर बीजेपी ने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बनाने के लिए जितनी भी बाधाएं थी वो सारी बाधाएं दूर हुई, और 500 साल संघर्ष के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। बीजेपी ने कहा, और ये आज से नहीं कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ के दौर से कहा कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, तो मजबूती के साथ बीजेपी लड़ती रही, अपना संघर्ष करती रही, और उसके बाद वो आर्टिकल 370 को वहां से हटाया। बीजेपी ने कहा कि हम ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे और देश में जो नागरिक जो ये यूसीसी है उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने किया। आज उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट है जो यूसीसी लेके आई। तो ये कहीं से डुप्लीकेसी नहीं थी। मैं इसलिए इसकी तारीफ करता हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पार्टी, सब पार्टी हमारे लिए बराबर है, लेकिन एक पार्टी जिसने जो कहा सो किया और करके दिखाया, ये एक बात जनता के मन में है। दूसरी तरफ आप जब एक एम्बिगुअस, आप किस तरह की चीजें लाते हैं, एक आप कहते हैं कि जब ये देश है, एक राष्ट्र के रूप में हम सबको एक होना है, तो ये एक्सरे करने की क्या जरूरत है? ये दूध का दूध, पानी का पानी करने की क्या जरूरत है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पता है कि देश के कुछ ही लोगों के हाथ में, मुट्ठी में सारे संसाधन हैं, तो आप क्या देश में आग लगाना चाहते हैं कि आप वो मार्क्सवाद ला के आप लोगों को कहते हैं कि उस चीजों को तुम छीन लो, तुम्हारा हक है? ये जो एक नए मार्क्सवादी बन के उभरे हैं कि दुनिया में जो मॉडल कहीं नहीं चला, सारी दुनिया में ये मॉडल धराशायी हो गई मार्क्सवाद की और उच्च लेनिनवाद की, वो उसको राहुल गांधी अगर लोगों को यहाँ पे एक ख्वाब दिखा रहे हैं तो भ्रम में डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, लेकिन जिस वीडियो के जरिए आज का जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक बार वो फिर से हमारे जो दर्शक हैं उनको हम यहाँ दिखा देते हैं किस तरीके का जो बयान है वो दिया गया था।
We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो दिसंबर 2006 to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो दिसंबर 2006 का जो वीडियो था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो हमने अभी दर्शकों को दिखाया, जिसमें सीधे तौर पर वो भी ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जो देश के संसाधन है उस पर पहला हक जो मुस्लिम समाज है उसका रहता है। और खासतौर से प्रफुल्ल जी, अगर देखा जाए तो ये जो हिडन एजेंडे की हम अगर बात करें, ये आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि शुरुआत में आप खुले तौर पर कहते थे जब आपकी सरकार है, लेकिन आज के समय में आप अपना एक हिडन एजेंडा लेकर चला रहे हैं। जी, मेरे लिए है। जी मुकुल, इसमें एक बड़ी गलती जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस भारत के मतदाताओं को एक तरीके से ग्रांटेड पकड़ रही है, क्योंकि मूल प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि क्या लगभग 55-60 वर्ष भारत के सत्ता के केंद्र में रहने के बाद यदि मुस्लिम समुदाय पिछड़ा है, जिनको आपने वोट बैंक आपकी माना और उस वोट बैंक की राजनीति करते रहे, तो उसके पिछड़ेपन के जिम्मेदार कौन है? यदि आज आपको 55-60 साल सत्ता में रहने के बाद देश में संपत्ति का असमान वितरण क्यों हुआ, इसका उत्तरदायित्व आप आपका नहीं मानते हैं, तो उसके पीछे कौन सी नीतियां थी, कौन सा समाजवाद था जो नेहरू जी ने पुरस्कृत किया था? यदि इसके बाद भी आपको यदि ये जानकारी नहीं है कि उत्तर के दक्षिण के रिसोर्सेस के बारे में किस तरीके से नीतियां बनी हैं, तो आज आप इस एजेंडे को ऐसे विभाजनवादी तत्वों के साथ क्यों लेकर आ रहे हो? तो कांग्रेस के सामने सवाल केवल इस बात का नहीं, वो शायद ये मानकर चल रही है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रहने के बाद इस इतिहास को लोग भूल गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का एक तरीके से यूपीए का खास करके कालखंड जो है वो एक तरफ ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों के कारण बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। उस पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो प्रतिबिंबित है। उससे निकलना ये कांग्रेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस एक तरफ भ्रष्टाचार का भी समर्थन करते हुए नजर आ रही है, दूसरी तरफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर भी एक नए तरीके का एजेंडा। और इसमें और एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है जी, इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, जो सीट शेयरिंग तो उनका नहीं हो पाया, लेकिन चाहे केरल में लेफ्ट पार्टी हो या बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी हो, उन्होंने ऑलरेडी बी कैटेगरी में ओबीसी के आरक्षण में से मुस्लिम समुदाय को आरक्षण की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने ये ऑलरेडी कर दिया है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर उसको कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है? इस पर स्पष्टता से कहे, और उस पर विश्वास रखती है, उस विचार पर विश्वास रखती है, तो उसको स्पष्टता से कहे। बिल्कुल, लेकिन वही स्पष्टता जो है अभी तक डुप्लीसिटी जो एक्सपोज हुए उसके कारण मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा गिर गई है। जी बिल्कुल, उसी वजह से गिरती हुई नजर आ रही है। और अशोक जी, अगर देखा जाए अब तक बयान आते थे तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है किनारा कर लेती थी, लेकिन अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे कैसे किनारा जो कांग्रेस है वो कर पाएगी? देखिए, इनसे किनारा करना तो अब लगभग असंभव हो गया है। अब से पहले जो है कांग्रेस कुछ अपनी ओर से बयान दे रही थी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब एक के बाद एक कांग्रेस के बयान सामने आ रहे हैं, जब इतिहास कंगाला जा रहा है, उसमें बार बार ये चीजें निकल रही हैं, तो अब कांग्रेस के लिए इस पर डिफेंसिव हो पाना, अपने आप का बचाव कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, एक चीज और देखिए, जब कांग्रेस अभी प्रफुल्ल जी जिस संसाधनों की जी अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के कर खतरा पैदा कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्या कुछ कह रहे थे, इसको आपको हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन अशोक जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें भी। देखिए, मैं कहता संसाधनों के बंटवारे की बात करते हैं ना, तो इनका संसाधनों का बंटवारे का भी
जो है फॉर्मूला क्या, उसको भी समझिए कि ऐसा नहीं है कि लगता है कि कांग्रेस बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी पीछे रह गई है, मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष में है, जो गरीब मुस्लिम है कम्युनिटी उनके पक्ष में है। शाहबानो का उदाहरण हमारे सामने है। शाहबानो तो मुस्लिम महिला थी ना, जिसको न्याय देने की बात, कांग्रेस आज न्याय पत्र की बात करती है, लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ा अन्याय शाहबानो से किया था। शाहबानो कौन थी? शाहबानो एक मुस्लिम महिला, एक गरीब मुस्लिम महिला, जो महज 20 रुपए के गुजारा भत्ता के लिए जो अदालत में गई थी कि उसको इतना पैसा मिल जाए, अपने तलाक देने के बाद उसको अपने पति से इतना पैसा मिल जाए कि वो अपना पेट भर सके। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, अध्यादेश लाकर। किसके दबाव में? कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में। अब आप देखिए कि ये 80 और 90 के दशक की बात है। कट टू अब आज आइए, आज क्या होता है? आज जो लोग कांग्रेस के लिए कंट्रोल करते हैं, जो लोग आज कांग्रेस को पीछे से बैकअप करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है प्रशांत भूषण, जो वकील हैं, अब प्रधानमंत्री घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। तो घुसपैठियों मतलब क्या है? देखिए, इसको समझिए। शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क है। एक तरफ सीए का कांग्रेस विरोध करती है, बिल्कुल, ये मुश्किल से तमाम बातें जो हैं अशोक जी, वो अब निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि अब ये जो वीडियो आया है इस पर और किस तरीके से सियासी घमासान जो है। मुकुल, एक छोटी सी बात मैं ये जो कह रहा हूँ, देखिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ 8 घुसपैठिए जो हैं, जो अवैध रूप से भारत में आए थे, उनको निकालने की बात की थी। और कांग्रेस का इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट में गया था उन 8 रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए। तो आप भारत के मुस्लिम के, गरीब मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, गरीब मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में नहीं है, आप कट्टरपंथी घुसपैठियों के पक्ष में है। ये खतरनाक चीज है मुकुल, बिल्कुल काफी खतरनाक, और देश के लिए जो बेहतर स्थिति है उसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। तो आपने यहाँ जानकारी, अपने विचार जो है वो साझा कर रहे थे कि कैसे लगातार जो परिवेश है वो बदल रहा है, लेकिन एक राजनीतिक दल अपनी उसी राजनीति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है, और ख़ासतौर से आज के दिन की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। किस तरीके से जो मतदान है अलग अलग राज्यों में चल रहा है, इसकी जानकारी आपको दे दें कि 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर आज जो मत है वो डाले जा रहे हैं, और करीब 1202 प्रत्याशी जिनकी जो किस्मत है वो EVM में कैद हो जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं राजस्थान की या त्रिपुरा की, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इसके लिए आइए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। OP यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से, तो दीपिका महतो त्रिपुरा ईस्ट से हमारे साथ जुड़ी हैं। इनका रुख यहाँ कर लेते हैं, जान लेते हैं किस तरीके से अभी तक जो मतदान है वो देखा जा रहा है। OP यादव, पहले आपके पास में आना चाहूँगा, किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो फिलहाल देखी जा रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो तापमान में उसमें इजाफा होगा, लेकिन सुबह से हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वोट डाल सकते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को उत्सव की तरह मनाने के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान लगातार कतारों में लग के कर रहे हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं भीड़, ये इसी का जीवंत उदाहरण है। देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों में राजस्थान की भी 13 लोकसभा सीटें शामिल है, जहां आज मतदान हो रहा है। 2.80 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। फिलहाल हम जोधपुर में मौजूद है, यहाँ पर 21,32,137 मतदाता है जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और तकरीबन 151 प्रत्याशियों की किस्मत का जो राज्य फैसला करें, उनमें 15 जोधपुर के प्रत्याशी भी शामिल हैं। यह वजह कि आज सुबह 7 बजे से यहां लगातार मतदान में कतारों में लोग खड़े होकर मतदान नहीं केवल किए हैं बल्कि अपनी बारी का इंतजार भी पूरी तल्लीनता हम चाहेंगे अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं। इसमें पुरुष, महिला और हर वर्ग के प्रत्याशी लोग शामिल हैं।
मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये विहंगम नजारा दिखाएं। कतार में लगे हुए मतदाता हैं, महिला है, बुजुर्ग है, युवा है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ न केवल मतदान कर रहा है बल्कि अपनी बारी का इंतजार भी कर रहा है। यही लोकतंत्र को स्वस्थ सेहतमंद बनाने के साथ साथ इस पर्व को सच्चे मायने में साकार करने का काम कर रहा है। ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें हर व्यक्ति देश को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए न केवल अपना मतदान कर रहा है बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी भी निभा रहा है। इस तरह के जो पर्व आते हैं तब लोग न केवल घरों से बाहर निकलते हैं बल्कि तपती धूप में भी मतदान केंद्र पर आकर अपनी भागीदारी निभाने का महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और ये जो भीड़ है, ये जो कतार में लगे हुए लोग हैं, इसी का जीवंत उदाहरण है। तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ और सेहतमंद लोकतंत्र के साथ विकसित राष्ट्र की तस्वीर विकसित करने के लिए ये लोग कतार में लगे हुए हैं और मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, और हम यही लगातार अपील भी कर रहे हैं अपने दर्शकों से भी, अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अपने घर से निकलिए और अपने जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। दीपिका, आपका रुख यहाँ करना चाहूँगा, त्रिपुरा ईस्ट की अगर खास तौर से बात की जाए तो वहाँ पे किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल नज़र आ रही हैं? गुड मॉर्निंग मुकुल। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कतारें लगी हुई हैं वोटर्स की, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी काफ़ी सारी प्रिपरेशंस की गई हैं। यहाँ पे शेड दी गई है, उनके ऊपर छाए देने के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई है, और उसके साथ साथ डिसेबल्ड पर्सनस के लिए भी यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स करी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। फिलहाल हम त्रिपुरा ईस्ट के खोवाई डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़ाई है जो कि मेनली बीजेपी और सीपीआईएम के बीच में है। टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। सुबह से अगर हम 9 बजे तक का आपको डेटा बताएं तो 16.97% पोलिंग हो चुकी है। और आपको पता होगा कि त्रिपुरा वेस्ट में जो पोलिंग थी वो 80% से भी ऊपर गई थी, 80% से ऊपर गई थी। तो त्रिपुरा ईस्ट में भी एक वायलेंट फ्री बहुत ही अच्छा डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम तक वोटर टर्नआउट का। फिलहाल जो है वोटर टर्नआउट बहुत ही फेयर रहा है। सुबह तक 16.97% मतदान हो चुके हैं, और साथ ही साथ लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हमने वोटर से भी बात की थी कि गर्मी को देखते हुए, क्योंकि ये कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है जो त्रिपुरा जो पास करता है, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है यहाँ, लेकिन उसको देखते हुए मतदान कह रहे थे कि वो सुबह ही वोट करेंगे। तो हमने देखा एक अच्छा पोलिंग परसेंटेज आया है, और उसके साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोलिंग परसेंटेज हर 2 घंटे में हमें मिलती जाएगी और हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। मुकुल, फिलहाल की जो तस्वीर है वो बहुत ही पॉजिटिव और वायलेंस फ्री नजर आ रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर क्योंकि तापमान बढ़ता है तो थोड़ी बहुत हवा जो है वो ज़रूर हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से मतदाता लगातार आते रहेंगे। फिलहाल ओपी यादव आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो इसके बारे में क्या कुछ ताज़ा जानकारी? जी, यहाँ 21,37,227 जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे से लगातार कतारों में आना शुरू कर दिया था, और 10 बजे तक की मैं बात करूं तो यहाँ तकरीबन 20.5% तक मतदान हो गया था। तो ये पिछले साल की तुलना में कुछ ज्यादा है, और इसका असर मैं देख सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पूर्व मतदाताओं से अपील की थी कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और यही वजह कि इस बार मतदान प्रतिशत पहले चरण की तुलना में न केवल बढ़ा बल्कि मतदाताओं में उत्साह भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये मारवाड़ का इलाका है, यहाँ पे काफी तेज गर्मी पड़ती है, 12 बजे के बाद सूरज उगलती आग उगलता है, लेकिन सियासी पायरा वो भी अपने तापमान बढ़ाते उत्कर्ष पर है, लेकिन मतदाताओं का जोश और जज्बा इन दोनों पे भारी पड़ रहा है। और यही वजह कि सुबह 10 बजे तक 20.5% का जो मतदान हुआ वो न केवल बढ़ोतरी का सूचक है बल्कि मतदाताओं को उत्साह और जोश और जज्बे का प्रतीक भी है। जी बिल्कुल, और वही उत्साह जो है साफ तौर पे झलक भी रहा है आपकी बातों से। दीपिका, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि खासतौर से क्षेत्र की अगर बात की जाए उस हिसाब से देखें तो जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है, काफ़ी सकारात्मक रहा है, और दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि एक तरीके की जो व्यवस्था है उससे भी शायद लोग खुश होंगे, किस तरह की दिक्कत उनको नहीं हो रही, किस तरह की असुविधा उनको नहीं हो रही, इसलिए लगातार मतदान की तरफ आ रहे हैं, बूथ की तरफ आ रहे हैं। दीपिका, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो कोशिश करेंगे दोबारा दीपिका के साथ जो जानकारी है वो हम लेंगे, लेकिन वापस से रुक कर लेते हैं ओपी यादव का। ओपी यादव, आप बता रहे थे कि किस तरीके से अभी तक जो प्रतिशत है वो सामने आया है, लेकिन ऐसे में जो आज की खासतौर से जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनकी अगर 13 की हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो सीट उस वजह से हॉट सीट में तब्दील हो जाती है। वहाँ पर किस तरह की जो एक समीकरण है या अलग अलग मुद्दे हैं उन पर आपको लग रहा है कि जो आज मतदाता हैं वो अपना मत डालने जा रहे हैं?
जी आपने बिल्कुल सही कहा। जो राजस्थान की 13 लोकसभा सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, इनमें 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक लोकसभा स्पीकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी आज दांव पर है। तो निश्चित तौर पर ये राज्य में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है सीटें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाग्य का फैसला मतदाता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ सबकी नजर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रत्याशी वहां पर कड़ा मुकाबला सीटों पर देखने मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रुझान युवाओं का है विकास को लेकर है, विकसित राष्ट्र को लेकर है, एक मजबूत सरकार बनाने को लेकर है। तो इस तरह के मुद्दों पर युवाओं ने मतदान को लेकर रेखांकित किया, बल्कि अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना जो अंगूठा या अपनी जो मशीन दबाएंगे पंचिंग का, उसका रेखांकन भी ये इसी आधार पर कर रहे हैं कि हमें एक स्वस्थ सेहत लोकतंत्र बनाना है, हमें मजबूत सरकार बनानी है, विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करना है। तो कड़े मुकाबले के बीच 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, एक लोकसभा स्पीकर हैं और 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो सियासी पारा है वो भी चरम पर है और सूरज की आग उगलती गर्मी है वो भी सियासी चरम पर नजर आ रही है। लेकिन दोनों के बीच में युवाओं का और जो मतदाता है उनका उत्साह है, जोश और जज्बा दोनों पे भारी पड़ रहा है। यहाँ पर मतदान केंद्र पर मतदाताओं को लाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कड़ी मशक्कत की, क्योंकि पहले चरण में मतदान कम हुआ, तो इसके बाद काफी जागरूकता अभियान चलाए गए। 80 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए खुद निर्वाचन विभाग ने व्यवस्था की, वाहन की, यहाँ मतदान केंद्र पर बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कूलर चलाए जा रहे हैं, लोगों को अलग से स्टीयरिंग दी जा रही है। इसके साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, महिला मतदाताओं के लिए अलग से महिला पुलिस और हेल्पिंग हैंड्स लगाए गए। तो निश्चित तौर पर इस पर्व को मनाने के लिए न केवल मतदाता बल्कि जो राजनीतिक दल है उनके साथ साथ जो निर्वाचन विभाग है वो भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वजह है कि सभी लोग जी ओपी यादव और दीपिका, आप दोनों का एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की क्रॉस चेकिंग से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें 100% मिलान वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की सुनवाई के बाद ये जो फैसला था सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब आपको बता दें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों की बेंच ने फैसला दिया है कि फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाली ये याचिका जिसको खारिज किया गया, और खासतौर से चुनाव आयोग ने पहले भी इस बात को कहा था कि वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को देना एक बड़ा रिस्क हो सकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस बात का जिक्र किया था और उसके सामने स्पष्ट हो चुका था कि जो मतदाता हैं उनके सामने अगर उनको वीवीपैट स्लिप जो दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो अपना फैसला है वो सुना है, जिसमें इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका जो है उसको खारिज किया गया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके साथ साथ वीवीपैट की जब हम बात करते हैं तो इन पर्चियों को 100% क्रॉस चेकिंग की मांग की बात कही गई थी, लेकिन पहले ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था बुधवार को सुनवाई के बाद। लेकिन अब जो फैसला सामने आया है उसमें इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जो संजीव खन्ना है उनकी बेंच का यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बड़ी बात उस वक्त कही थी और बेंच ने कहा कि अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन जो निष्कर्ष है वो अब यही निकलता हुआ सामने आ रहा है कि जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला खासतौर से देखा जा रहा है, जहां ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की जो मांग की गई थी उस याचिका को खारिज किया गया है। पूरा मामले की अगर खासतौर से बात की जाए तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस पूरे मामले की सुनवाई की थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का जो फैसला है अब सामने आ चुका है, जिसमें इस याचिका को खारिज किया गया। और इस जो जज थे इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने पहले इसको सुरक्षित रखा था, लेकिन अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो विश्वसनीयता है वो लगातार बनी रहेगी, और इसके लिए खासतौर से जो चुनाव आयोग है उसने भी ये कहा था कि अगर इस तरह का जो वीवीपैट पर्ची अगर निकलकर सामने आती तो कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है वो मतदाता के लिए हो सकता है। और तमाम जो प्रमाण थे, जितनी बातें थी, उनको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया है। ईवीएम वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाना था उस फैसला आ चुका है। जो बड़ी खबर है उससे संबंधित वो आपको बता रहे हैं कि बेंच ने अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन जो निष्कर्ष है
वो एक निकला और इस याचिका को खारिज किया गया। ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की क्रॉस चेकिंग से जुड़ा ये पूरा मामला था और ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाली जो याचिका है उसको खारिज किया गया है। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच है उसने इसकी सुनवाई की थी और जो बुधवार की अगर बात की जाए तो सुनवाई के बाद जो फैसला था सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज ये जो फैसला आया है निकलकर सामने जिसमें इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की थी कि कैसे इनकी जो क्रॉस चेकिंग है वो की जाए, उस याचिका को खारिज कर दिया है और बेंच ने अलग अलग फैसले लिखे थे, लेकिन जो इसका निष्कर्ष है वो यही निकला कि जो याचिका थी इसको खारिज किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें, बर्न मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की जो टीम है वो करेगी। साथ ही बर्न मेमोरी की जांच प्रत्याशियों के अनुरोध पर होगी। ये भी कहा गया है पूरा मामला ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका का, जिसको खारिज कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और कहा कि खासतौर से अगर पूरी प्रक्रिया की बात की जाए तो कैसे ये सुनिश्चित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जिसने ये फैसला दिया है और जो मांग की गई थी कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको क्रॉस चेक किया जाए, इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच जिसने फैसला सुनाया, और आपको बता दें बेंच ने अलग अलग फैसले जो हैं वो लिखे थे, लेकिन जिन फैसलों का जो निष्कर्ष निकला वो यही कि फिलहाल इस मांग को खारिज किया गया है और कहा गया है कि बर्न मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की एक टीम करेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें ये बर्न मेमोरी की जो जांच है प्रत्याशियों के अनुरोध पर ही की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैसे बैलेट पेपर से मतदान की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने यहां खारिज किया है और नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ये अनुरोध करना होगा। इस एक तरीके का दिशा निर्देश जो है वो भी यहाँ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कैसे जो पूरी प्रक्रिया है, देखिए वो पारदर्शिता उसकी बनी रहेगी, विश्वसनीयता उसकी बनी रहेगी। फिलहाल जो पूरा मामला अगर देखें तो ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की क्रॉस चेकिंग का ये जुड़ा हुआ मामला था, जिस पर अब इस याचिका को खारिज किया गया है। और इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है? मुकुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें 2 मुख्य मांगे थी। पहला ये कहा गया था कि वीवीपैट जो होता है, जितनी भी वीवीपैट होती है उन सब का 100% ईवीएम वोट से मिलान किया जाना चाहिए। और दूसरा ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो वापस से हमको बैलेट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, बैलेट पेपर से मतदान होने चाहिए। दोनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो प्रोसीजर अभी है, जो अभी स्टैब्लिश प्रोसीजर है, उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कुछ निर्देश तौर पर 2 दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला ये कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है जिसके जरिए ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम और सिंबल उसमें लोड किए जाते हैं, उसको भी संरक्षित रखा जाए, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें ईवीएम वीवीपैट को और जो सेंट्रल यूनिट होता था जो कंट्रोल, और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है,
उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है, और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid public apprehension about the integrity of the EVMs, one of the 3 things could be done. Either you go back to paper ballots, or you give the VVPAT slip in the hands of the voter, which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative, the black glass of the VVPAT machine should be made transparent, or at least the light should remain on for all the time, so that people can see what is happening inside the VVPAT. And also 100% counting of the VVPAT slips. The court has not accepted our demands, but has directed the Election Commission to examine that if barcodes can be put on the ballot, on the VVPAT slips, so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly, they have said that the symbol loading unit, which loads the symbol constituency by constituency, should be sealed and kept available for at least 45 days after the election. Thirdly, they have said that every candidate who comes second or third can make a demand for examining the burnt memory of the EVM, and a technical expert team of the Election Commission will have to examine that, but the cost of that will have to be paid by the candidate. With these directions, the court has disposed of these petitions. Clarification as far as practice. तो प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे, जो जिनका सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारी अर्जी थी, जो याचिका थी, उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंखें बंद कर हम शक नहीं कर सकते, जो ईवीएम है उस पर संदेह नहीं कर सकते। विकास, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विकास, जो खासतौर से जो बर्न मेमोरी को लेकर जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके का उसमें जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। कहा गया है कि नतीजे घोषित होने के 7 दिनों के बाद जो है उसके लिए अनुरोध किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इसमें मेमोरी जो होती है, जो भी ईवीएम में लोड किए जाते हैं वोटर्स के नाम और सिंबल, इसको लेकर के अगर किसी को भी संदेह है, किसी भी उम्मीदवार को कोई भी इस बात पर संदेह है कि उनको वोट पड़े थे जिनकी सही काउंटिंग नहीं हुई या मशीन में कोई मेल फंक्शनिंग है, तो वो इसके लिए 7 दिन के अंदर अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो पूरी जांच होगी उसके लिए कीमत जो है वो उम्मीदवार को चुकानी होगी। अगर ईवीएम ठीक ठाक पाई जाती है, कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती, तो ये जो पूरा खर्चा था दोबारा पूरी जांच का वो उम्मीदवार को वहन करना होगा, और अगर वाकई ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका जो भी खर्चा था वो उम्मीदवार को रिफंड किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको कोई संदेह है किसी ईवीएम के फंक्शनिंग को लेकर के, तो आप 7 दिन के भीतर उस अपनी आपत्ति को दर्ज कराएं और उसकी जांच करवाएं। दूसरी बात कोर्ट ने यहां पर मुझे ये कही है कि जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि सिंबल लोडिंग यूनिट है, जिसके जरिए सभी ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम सिंबल डाले जाते हैं, उसको भी अब आगे प्रिजर्व रखने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहले जो तरीका था उसमें जो कंट्रोलिंग यूनिट होती थी वो ईवीएम और वीवीपैट इनको रखा जाता था, ताकि कोई भी अगर इलेक्शन पिटीशन दाखिल होती है जिसमें विवाद ये होता है कि किसी उम्मीदवार की द्वारा कोई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है, तो दोबारा वोटिंग के लिए इन सारी चीजों का, दोबारा गिनती के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने अब ये कहा है कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट को भी 45 दिन तक प्रिजर्व रखिए। इसके अलावा कोर्ट ने एक चीज और महत्वपूर्ण कही है मुकुल, यहाँ पर कोर्ट ने आदेश या इस तरह का डायरेक्शन तो पर्टिकुलरली नहीं दिया है, लेकिन चुनाव आयोग से यह कहा है कि वो
जिस तरह से जो ईवीएम की गिनती होती है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इसी तरह वीवीपैट्स की पर्चियों की गिनती के लिए क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, कोई ऐसी मशीन हो सकती है जैसे हम करेंसी काउंट करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह क्या वीवीपैट की काउंटिंग के लिए एक मशीन हो सकती है? और इसके अलावा जो हर पार्टी है उसके लिए सिंबल के साथ साथ क्या कोई बार कोड भी दिया जा सकता है स्पेसिफिक? ये दो संभावनाएं हैं जिन पर विचार करने के लिए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है, लेकिन जो मुख्य मांग थी कि 100% वीवीपैट का मिलान हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर से चुनाव की बात सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार ठुकरा चुकी है और इस बार भी कोर्ट ने कहा कि पुराने सिस्टम पर वापस जाने की कोई वजह उसको नहीं दिखती है। जी बिल्कुल। और विकास, देखा जाए तो अब से पहले लगातार जो ईवीएम है उसको कई नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया। 2017 में हम बात करें मायावती की या अरविंद केजरीवाल की, 2019 में ममता बनर्जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जब इस तरह की जो याचिकाएं हैं जब जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी शायद कहना था कि आंखें मूंद कर सिर्फ संदेह पैदा कर दें, ये भी सही नहीं है। और क्योंकि पूरा जो एक विश्वास जुड़ा होता है ईवीएम के साथ, पूरी जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो उससे जुड़ी हुई है, तो ये करना सरासर गलत होगा। बिल्कुल मुकुल, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं जहां ईवीएम को लेकर के तमाम तरह की मांग की गई है। हर बार कोर्ट ने ये देखा कि क्या सिस्टम में किसी सुधार की जरूरत है। जो हम वीवीपैट की बात कर रहे हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ही 2013 में सबसे पहले नागालैंड से व्यवस्था शुरू हुई और 2014 में इसको 7-8 राज्यों में इसको लागू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इसके अलावा कोर्ट को यह भी बताया इलेक्शन कमीशन ने कि कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हर चुनाव के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 5 असेंबली सीट्स पर हर ईवीएम का वीवीपैट से मिलान किया जाता है। आज तक 41,000 से ज्यादा इस तरह की मिलान किए गए हैं और एरर का जो परसेंट है वो 0 है। यानी उनका ये कहना है कि हमने जब भी रैंडमली 5 असेंबलीज की ईवीएम को वीवीपैट से मिलान किया है, हमेशा 100% रिजल्ट सही पाया गया है, कभी कोई गड़बड़ी उसमें नहीं मिली है। इसीलिए कोर्ट ने यह कहा कि आप आंख बूंद कर किसी भी सिस्टम पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, नागरिकों के बीच, वोटरों के बीच गलत संदेश जाता है। जी बिल्कुल, जो भ्रम है वो ना फैलाएं। और अब ये रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जो ऋषि हैं उनका भी किस तरीके से फिलहाल ये जो बड़ी खबर है वो आपको हम बता रहे थे, लेकिन जो ऋषि हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक अहम फैसला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग द्वारा पहले भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो मतदाता हैं उसके लिए रिस्क हो सकता है जब पर्ची की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आज जो मतदान है वो भी लगातार हो रहा है, उस बीच एक बार फिर से हम कह सकते हैं ईवीएम की जो विश्वसनीयता है वो और मजबूत होती नजर आ रही है इस अहम फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की एक बड़ी राहत है, क्योंकि एक जो खेल का नियम कहते हैं कि नियम जब शुरू होता है उसके बाद बीच में नियम बदले नहीं जाते। चुनाव आयोग की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और ये साफ कर दिया कि अभी फिलहाल जो वीवीपैट की पर्चियों को, समस्त पर्चियों को गिने जाने से संबंधित जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए जो तमाम दलीलें चुनाव आयोग ने रखी थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जो कि इस दलील को लेकर आए थे जो याचिकाकर्ता, जिसमें कि बर्न मेमोरी का जो मसला था उन्होंने उस पर संदेह व्यक्त किया था और इस पर उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, या इससे संबंधित जो मसला है उसके आधार पर वो चाहते थे कि ये कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। लेकिन इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और चुनाव आयोग ने अपने पक्ष रखा, तो आयोग ने जो बातें रखी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि अगर किसी बात को बर्न मेमोरी को लेकर, एक्चुअली जो चिप है उसमें जो बर्न मेमोरी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें किसी और डाटा को रीलोड करने का जो प्रोसेस है वो आरोप लगाया गया था और इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरीके का किसी भी तरीके का जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये सिंगल एलोन सिस्टम है और इसको किसी से भी जोड़ा जाना संभव नहीं है और ये वन टाइम यूज होता है। जो बर्न मेमोरी के मामले में जो चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ये किसी और मेमोरी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा फैक्टर होता है वो एक ही बार यूज़ करने के लिए होता है, इसलिए ये जो आरोप था कि किसी और मेमोरी को इसमें डालकर चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है, इस बात को जब आयोग ने रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः उसको एक्सेप्ट करते हुए इस आधार पर कहा कि इसकी अगर उन्हें जांच करवानी है तो उम्मीदवार को यह समय दिया गया कि वो इसको तय समय के अंदर अपनी
बात रखे और उसके बाद उसको बिल्कुल। और अपने ऋषि, दायरे में ला सकते हैं। उम्मीदवार की अगर बात की जाए, विकास इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहूंगा। जो अब तक जो उम्मीदवार हैं दूसरे और तीसरे नंबर के, उनको शायद ये अधिकार दिया गया है, जो बूथ है उन्हीं की जो वीवीपैट और जी ऋषि मैचिंग है कराई जाएगी, वही प्रक्रिया है अब फिलहाल रहेगी। और समस्त जो वीवीपैट की पर्चियों गिने जाने से संबंधित जो मसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चलिए बिल्कुल। विकास, आपसे जानना चाहूंगा, जो जब हम बात कर रहे हैं बर्न मेमोरी को लेकर, जिसका जिक्र अभी ऋषि भी कर रहे थे, तो शायद जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो उम्मीदवार होंगे उनको ये अधिकार दिया गया है। बिल्कुल मुकुल, आप सही कह रहे हैं कि जो जाहिर है कि जो जीतेगा वो चैलेंज नहीं करेगा, तो जो उपविजेता, जिनको हम कहें कि रन जो सेकंड या थर्ड उस पर रहे हैं, उनको वोट मिले हैं, वही इसको चैलेंज करेंगे। उम्मीदवार जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो तो इसको चुनौती नहीं देगा। तो दूसरे और तीसरे क्रम के जो उम्मीदवार हैं वो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जैसा हम पहले कह रहे थे कि इसका जो भी प्रोसीजर होगा, उम्मीदवार को अगर संदेह है तो उसको इसका खर्चा खुद उठाना होगा। और ये ईवीएम को लेकर के जो संदेह है उसकी जांच के लिए 7 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को उसको शुरू करना होगा। जहां तक ये बर्न मेमोरी की बात है, ईसीआई ने यह भी कहा कि इस बात को लेकर के कंफ्यूजन दिखता है याचिकाकर्ताओं के बीच में कि ईवीएम या वीवीपैट किसी सॉफ्टवेयर से चलता है। उनको ये समझने की जरूरत है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक फर्मवेयर है। ये फर्मवेयर ऐसे काम करता है कि ये एक पर्टिकुलर हार्डवेयर से कंपैटिबल ही होता है। आप इसको किसी लैपटॉप पे नहीं चला सकते, किसी थर्ड पार्टी गैजेट पर नहीं चला सकते। तो ये फर्मवेयर एक्सक्लूसिवली जो ईवीएम बनाने वाली 2 कंपनियां हैं उनके पास है, वही इसको लोड करती हैं। वन टाइम यूज है, इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसको बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं इसकी जो विश्वसनीयता है उसको और ज्यादा बढ़ाता भी है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही ऋषि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी और अहम खबर पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें न सिर्फ ईवीएम बल्कि वीवीपैट की जो पर्चियों के मिलान के 100% मिलान की बात कही गई थी। फिलहाल उस याचिका को खारिज कर दिया गया और कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो भी जताया जा रहा है ईवीएम पर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हमने बताई कि कैसे ईवीएम वीवीपैट का जो 100% मिलान है उस याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की और साथ ही साथ इसमें दिशा निर्देश जो हैं वो भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये फैसला सुनाया जिसमें इस मांग को खारिज कर दिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की बात कही गई थी। बेंच ने अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन जो निष्कर्ष है वो एक निकला और वही एक फैसला। और साथ ही साथ जो बर्न मेमोरी की बात इसमें की गई है, इसकी जो जांच है इंजीनियर्स की टीम करेगी और इसका जो खर्चा है वो जो प्रत्याशी हैं उनको वहन करना होगा। साथ ही बर्न मेमोरी की जांच जो है प्रत्याशियों के अनुरोध पर होगी, लेकिन जो दूसरे और तीसरे पायदान पे जो प्रत्याशी हैं उनके अनुरोध पर ही जो है जांच की जाएगी और नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर इसके लिए जो अनुरोध है वो उन प्रत्याशियों को करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपने जानी, ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। तो डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज है भरोसा सच का।